रेलवे स्टेशन पर चुड़ैलों का कब्जा। कल्याणी नगर के रेलवे स्टेशन पर एक आदमी रात के अंधेरे में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई। एक तो ऑफिस में ओवर टाइम काम करना पड़ रहा और अब ये ट्रेन भी नहीं आ रही है। ये स्टेशन वैसे कुछ ज्यादा ही शांत है, या तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। रौनक अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी ट्रेन आ जाती है। हाँ, चलो अच्छा ही है, ट्रेन आ गई। रौनक ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन के अंदर का मंजर देखकर वो हैरान हो जाता है। अंदर बहुत सारे भूत और चुड़ैल पैसेंजर्स की तरह बैठे हुए थे। भूत, यहाँ पर तो भूत और चुड़ैल है। वो डर की वजह से थर थर कांप रहा था। रौनक तेजी से भागता हुआ ट्रेन से उतर जाता है। अरे जान बची तो लाखों पाए। ये सब क्या था? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? अभी इसके सबके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भाग रौनक, अरे भाग यहाँ से, जल्दी भाग। रौनक स्टेशन से भागने ही वाला था कि तभी उसका रास्ता रोकने 3 चुड़ैल वहां आ जाती है। अब तू नहीं बचेगा। जो एक बार इस स्टेशन पर आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने नहीं तो जैसों ने बिगाड़ा है, अब इसकी सजा तू भी भुगत। वो चुड़ैलें रौनक को वहीं मार देती है और उसे स्टेशन के बाहर लटका देती है। रौनक की लाश को बाहर लटके देख सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर तब से कोई भी उस स्टेशन पर नहीं आता जाता था। हादसे के कुछ ही दिनों बाद शिवांगी अपने दादा दादी से मिलने कल्याणी नगर जाती है। शिवांगी एक कॉलेज स्टूडेंट है। अपनी छुट्टी के दिनों में वो उनसे मिलने के लिए जाती है। सरप्राइज, मैं आ गई दादाजी। अरे मेरी डॉल आ गई। सिर्फ अपने दादाजी ही याद रहते हैं तुझे? मेरी प्यारी दादी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आप याद ना रहो? इतने कम समय में कितनी बड़ी हो गई है ना हमारी शिवांगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो ये हमारे पास आ भी रही है, फिर कल को ये पराए घर की हो जाएगी। ओहो दादी जी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं कभी पराए घर की नहीं होंगी, मैं तो हमेशा आपकी ही रहूंगी। अच्छा, समझ गई। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। ओके दादी जी। शिवांगी हाथ धोने चली जाती है। पूरा दिन शिवांगी अपने दादा दादी के साथ हंसी खुशी बिताती है। अब रात हो गई थी। शिवांगी अपने दादाजी के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। तुम दोनों दादा और पोती का सोना नहीं है? कितनी रात हो रही है। अरे कभी कभी तो ऐसे दादा और पोती को साथ बात करने का मौका मिलता है। हाँ दादी जी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो सोने जा रही हूँ। कल्पना सोने चली जाती है। दादाजी, आज जब मैं यहाँ से आ रही थी तो कल्याणी नगर रेलवे स्टेशन बहुत अजीब सा दिख रहा था। मेरा मतलब वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। वहाँ इतनी ज्यादा शांति थी कि जैसे वहाँ भूत रहते हो। मैंने तो पहली बार वहाँ इतनी शांति देखी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब बेटा तूने ये सवाल किया ही है तो सुन। कल्याणी नगर स्टेशन पर अब से 6 महीने पहले एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जिसके बाद से कल्याणी नगर स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कैसा हादसा दादाजी? सभी लोग ट्रेन में खुशी खुशी सफर कर रहे थे। उस ट्रेन के एक डिब्बे में एक बारात सफर कर रही थी। सभी नाचते गाते बारात लेकर जा रहे थे। अरे आज तो मैं अपनी दीदी की शादी में खूब नाचूंगी। मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो पहुंचते ही सबसे पहले पेट पूजा करूंगी। जरा मेरी माया दीदी को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। मुझे तो देखकर लग रहा है कि तेरा भी शादी करने का दिल कर रहा है। ओहो, बस चुप कर। सभी बाराती हंसी खुशी सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि उनकी ट्रेन में एक बम फिट है। शायद बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। सच? चलो अब आएगा मजा। ट्रेन कल्याणी नगर स्टेशन पर रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है और सभी बाराती वहीं मर जाते हैं। और शिवांगी इसीलिए वहाँ इतनी शांति थी। ऐसा क्या दादाजी? पर दादाजी, अगर वो लोग मर गए तो लोगों ने वहाँ आना जाना क्यों बंद कर दिया? बताता हूँ। वो लोग मर तो गए थे, लेकिन उस हादसे के बाद से कल्याणी नगर स्टेशन पर बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। तब वहां एक तांत्रिक पहुंचा।
सुनो, तड़पती हुई आत्माओं, मेरे पास आओ। तांत्रिक की पुकार सुनकर उन मरे हुए लोगों की आत्मा उसके पास आ जाती है। मजा आ गया, तुम सब अब मेरी गुलाम हो। तांत्रिक ने उनकी अस्थियां जमा करके एक भूसे की गुड़िया में छिपा दी थी। देखो प्रेत आत्माओं, अब से तुम मेरी गुलाम हो, इसीलिए जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना। तब से वो चुड़ैले और भूत उस तांत्रिक की गुलाम हो गई। लेकिन जब एक दिन वो तांत्रिक जंगल में ध्यान लगा रहा था, तब कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। पर दादाजी, मेरे एक बात अब तक समझ नहीं आई। क्या? यही कि उस तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उस भूसे की गुड़िया में क्यों छुपाई? वो इसलिए बेटा, ताकि अगर वो भूत और चुड़ैल कभी भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते तो वो उन्हें एक झटके में ही खत्म कर देता। उसके हाथों में ही अब उनकी जिंदगी और मौत थी। दादाजी, क्या आप जानते हैं कि अब वो भूसे की गुड़िया कहाँ है? हाँ बेटा, वो गुड़िया वहीं अंदर स्टेशन में एक खराब ट्रेन के डिब्बे में ही कहीं छुपी हुई है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। अपने दादा से पूरी कहानी जान लेने के बाद शिवांगी उस स्टेशन पर जाकर उन भूतों और चुड़ैलों को खत्म करने की सोचती है। अगली सुबह शिवांगी बिना किसी को बताए बहुत सवेरे ही कल्याणी नगर स्टेशन पहुंच जाती है। मैं जानती हूँ दादाजी, दादी जी की मैंने आपको बिना बताए यहाँ आकर बहुत गलत किया, लेकिन अगर मैं आपको बताती तो आप कभी मुझे यहाँ नहीं आने देते। शिवांगी खुद से ही बातें करती हुई स्टेशन पर वो भूसे की गुड़िया ढूंढ रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। ओह, आज तो एक लड़की यहाँ आई है, कितनी खूबसूरत है, लेकिन तेरी ये खूबसूरती अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। चुड़ैल बहुत भयंकर हंसी में हंसती है। शिवांगी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगती है। अरे बंद कर अपना मुंह, मैंने कहा चुप हो जा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काजल अपने कानों को अपने दोनों हाथों से ढकती है और फिर वहां से भाग जाती है। भगवान जी का शुक्र है, वो चली गई। एक तरफ शिवांगी उन भूत चुड़ैलों को वहां से भगाकर कल्याणी नगर में शांति लाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दादा और दादी उसके लिए बेहद परेशान थे। कहाँ चली गई ये लड़की? रात तो वो आपके साथ ही थी ना? हाँ थी तो। अरे नहीं, कहीं वो वहां तो नहीं चली गई? कहाँ? अभी ये सब समझाने का समय नहीं है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। रमेश और कल्पना शिवांगी को ढूंढने निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हे भगवान, उस तांत्रिक ने वो भूसे की गुड़िया न जाने कहाँ छिपाई होगी, मुझे उसे ढूंढना ही है। शिवांगी गुड़िया ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे ट्रेन का एक खाली डिब्बा खराब पड़ा हुआ स्टेशन पर दिखाई देता है। याद आया, दादाजी ने कहा था कि वो गुड़िया एक खाली डिब्बे में है। शिवांगी उस डिब्बे में कदम रखती ही है कि तभी मोनिका और माया अपने चुड़ैल रूप में वहां आ जाती है। कहाँ जा रही है, जरा हमें भी तो बता। तुम्हारा खात्मा करने। अब तक तुमने बहुत मासूमों और बेगुनाहों की जान ली है, पर अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ऐसा क्या? पहले तू हमसे तो बच जा। मोनिका उस पर हमला करती है, लेकिन शिवांगी उसके वार से बचकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और वो दोनों उससे दूर हो जाती हैं। हे भगवान, मैं ज्यादा देर इन्हें नहीं संभाल पाऊंगी। शिवांगी ऐसा बोल ही रही थी कि उसे भूसे की गुड़िया मिल जाती है और उसके पास उसे एक भभूत की थैली भी मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, शायद यही वो गुड़िया है। शिवांगी ऐसा बोल ही रही थी कि वो तीनों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। चुपचाप ये गुड़िया हमें दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुना नहीं तूने? बिल्कुल नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं देने वाली। अच्छा, ऐसा क्या? वो तीनों उस पर झपटती हैं, लेकिन तभी शिवांगी उन पर वो जादुई भभूत डाल देती है और वो तीनों जमीन पर गिर जाती हैं। वहां उन तीनों के अलावा भी बहुत से भूत और चुड़ैल थे। हे भगवान, ये जगह तो पूरी भूत और चुड़ैलों का घर है। देख क्या रहे हो, पकड़ो उस लड़की को, वरना हम सभी खत्म हो जाएंगे। माया के इशारा करते ही सभी भूत और चुड़ैल शिवांगी की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है इस गुड़िया को जलाने का। जय बजरंग बली।
शिवांगी उस भूसे की गुड़िया में आग लगा देती है और सारे भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं। तभी शिवांगी के दादा दादी भी वहां पहुंच जाते हैं। ये तूने क्या किया? तू तू ठीक तो है शिवांगी? ये सब क्या था? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने ऐसा क्यों किया बेटा, वो भी हमें बिना बताए? अगर आपको बताती तो आप मुझे ऐसा कभी नहीं करने देते, और इस जगह से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती थी, बस इसलिए। अपनी पोती का खुद के लिए इतना प्यार और बहादुरी देख के रमेश और कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे यार, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ मांस, हड्डी और गोश्त मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो चलो शिकार करने चलते हैं। आज हम अपने नोकीले भाले से कई सारे शिकार पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, कुछ खाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तभी वहां पर उन दोनों की चुड़ैल सास आती है जो उन दोनों से कहती है, मेरे होते हुए तुम शिकार पर नहीं जाओगी। लेकिन सासू माँ, अगर हम शिकार पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? और हमारे पेट में पल रहे भूतिया बच्चों का क्या होगा? मैं जानती हूँ तुम्हारे इन शैतानी बच्चों को भूख लगी होगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए भोजन लाने मैं काया और काव्या को भेजूंगी। कामिनी की दोनों गरीब बहुएं, एक काया तो दूसरी काव्या, दोनों ही बहनें बहुत गरीब भूतिया परिवार से थी, जिसके चलते कामिनी अपनी दोनों गरीब बहुओं को कुछ भी नहीं समझती थी। कहाँ हो तुम दोनों? फौरन मेरे सामने आओ। अपनी चुड़ैल सास की आवाज सुनते ही उसकी दोनों गरीब बहुएं उसके सामने आ जाती हैं। काया के हाथों में झाड़ू होती है और काव्या के हाथों में पोछा। तुम दोनों जंगल में जाओ और कोई हिरन या शेर का शिकार करके मेरी दोनों बहुओं को ला कर दो। लेकिन माँ जी, हम दोनों गर्भवती हैं। इस समय में हमारा जंगल की ओर जाना ठीक नहीं होगा। और आप जानती ही हो, हम में से किसी दो के पेट में जादुई बच्चे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जादुई बच्चों को जन्म तुम दोनों नहीं बल्कि मेरी अमीर बहुएं ही देंगी। तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दे सकती हूँ। कामिनी की बात सुनने के बाद उसकी दोनों चुड़ैल बहुएं जंगलों में शिकार करने के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद वो उस काले घने जंगल में किसी जानवर को ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक से काया को कुछ झाड़ियों के पीछे से हलचल महसूस होती है। मुझे लगता है वहाँ पर कुछ है। क्या कहा तुमने? क्या उन झाड़ियों के पीछे कुछ है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। शैतान का भला हो, शैतान हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करे। अरे डरती क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे साथ होने के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। काया की बात मानकर काव्या उसके पीछे पीछे चलने लगती है, जिसके चलते जब काया झाड़ियों को हल्का सा हटाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक सुनहरा हिरन दिखाई देता है। वाह, क्या बात है! कितना सुंदर हिरन है। शोर मत करो, अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो हिरन भाग जाएगा। दोनों चुड़ैल मिलकर उस हिरन का शिकार करती हैं, जिसके चलते वो उसे पकड़ लेती हैं और अपने सास को लाकर दे देती हैं। माँ जी, ये लो, हमने आपका कहा मान लिया और आपके लिए हिरन लाकर दे दिया। कामिनी के पुकारने पर वहाँ चांडाल प्रकट होते हैं और कहते हैं, आओ कामिनी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको तो पता ही है, मैं इस भूतिया दुनिया की रानी और सबसे अमीर रानी बनना चाहती हूँ। आपके वरदान के अनुसार मेरी दोनों अमीर बहू मेरा ये सपना साकार करेंगी। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारी चारों बहू बच्चों को जन्म देने वाली हैं, और उनमें से वो दोनों कौन है जो शैतानी जादुई बच्चों को जन्म देने वाली हैं? इस बात का पता मुझे भी नहीं है, लेकिन इन बातों को एक तरफ रखते हुए पहले ये बताओ, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? चांडाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपसे किए वादे को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे अपना वादा अच्छे से याद है, जिसके लिए मैं अपनी दोनों घमंडी अमीर चुड़ैल बहुओं की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। तुमने मुझे खुश किया। अब जाओ और चैन की नींद जाकर सो जाओ।
क्योंकि बहुत जल्द तुम इस भूतिया नगरी की रानी बनने वाली हो। ऐसा कहने के बाद चांडाल वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद कामिनी अपनी बहुओं के पास चली जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब कामिनी की चारों बहुएं अपने अपने बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं। लेकिन अफसोस कि कामिनी को केवल अपनी अमीर बहुओं की ही परवाह रहती है, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा होने से पहले ही अपनी दोनों अमीर बहुओं के ऊपर नजर रखती है ताकि वो जादुई बच्चों को फौरन पहचान ले। लेकिन तभी अचानक से उसे बच्चों के पैदा होते ही बच्चों के रोने की आवाज आती है। शैतान की जय हो, लगता है बच्चों ने इस भूतिया दुनिया में अपनी आंखें खोल ली है। कामिनी ये सोचते ही तुरंत अपनी अमीर बहुओं से मिलने उनके पास जाती है, जहां उसकी अमीर चुड़ैल बहुओं को नॉर्मल बच्चे होते हैं। अगर ये बच्चे बाकी के भूतिया बच्चों की तरह ही नॉर्मल हैं, तो फिर जादुई भूतिया बच्चे कहाँ पैदा हुए हैं? ये सोचते ही कामिनी को अपनी गरीब बहुओं की याद आती है, जिसके चलते वो अपनी गरीब बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों जादुई बच्चों ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। लाओ, इन्हें मुझे दे दो, मुझे इन्हें चांडाल को सौंपना है। कामिनी दोनों जादुई भूतिया बच्चों को उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी काया और काव्या उसे ऐसा करने से रोक लेती है और अपने बच्चों को उससे छीन लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे और चांडाल के रास्ते के बीच आओ। आपने हमेशा से अपनी चलाई है, लेकिन अब और नहीं, ये बच्चे हमारे हैं और आप इन्हें हमारे चांडाल को नहीं चढ़ा सकती। आपको क्या लगता है कि सबसे शक्तिशाली होने के लिए और इस भूतिया नगरी की रानी बनने के लिए हम अपने बच्चों की बलि यूं ही चढ़ने देंगे? हमारे बच्चे को ले जाने से पहले आपको हमारा सामना करना होगा। कामिनी के सिर पर सिर्फ शक्तियां हासिल करने का भूत सवार था, जिसके चलते वो अपनी दोनों बहुओं का सामना करती है, लेकिन वो उनसे हार जाती है और आखिर में वो अपनी दोनों गरीब बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं बहुत ज्यादा लालची हो गई थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। कामिनी इतना कहती ही है कि तभी अचानक से भूतिया बच्चों के अंदर से रोशनी निकलती है, जिसके चलते काव्या और काया दोनों ही शक्तिशाली हो जाती हैं। लगता है ये सब हमारे जादुई बच्चे का कमाल है। उन्हीं ने हमें और शक्तिशाली बनाया है। तभी वहाँ पर चांडाल आता है। आज से तुम दोनों इस भूतिया नगरी की रानी हो और हर किसी को तुम्हारे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। चांडाल के इतना कहते ही उन दोनों के सामने सभी भूत और चुड़ैलें काव्या और काया के सामने अपना सिर झुका लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ माया और छाया के साथ साथ कामिनी भी उनके आगे झुक जाती है। अपने बच्चों को पाते ही उनके जीवन की सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों बहनें अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। कामिनी सुनहरे हिरन को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो इस हिरन को अपनी अमीर बहुओं को खाने के लिए दे देती है। ये लो मेरी प्यारी बहुओं, ये हिरन तुम्हारे लिए है। इसे खाओ और अपने अंदर पल रहे शैतान के जादुई बच्चे को स्वस्थ रखो। कामिनी के कहने के बाद उसकी दोनों चुड़ैल अमीर बहुएं उस हिरन को खाने लगती हैं। हिरन को खाते देख काया और काव्या को भूख लगने लगती है और वो भी अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमें भी भूख लगी है, थोड़ा सा हमें भी खाने को मिलेगा क्या? क्या कहा तुमने? खाना चाहिए? अगर कुछ खाना है तो अपने लिए किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार कर लो, लेकिन ये हिरण तो मेरी चुड़ैल बहुएं ही खाएंगी। कामिनी की बात सुनकर काव्या और काया दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों चुड़ैल अपनी सास की बातों को नजरअंदाज कर देती हैं और छोटा मोटा शिकार करके अपना पेट भर लेती हैं। आधी रात के समय भूतिया दुनिया के अंदर सब लोग सो जाते हैं, जिसके बाद आधी रात के समय कामिनी अपने काले शैतानी चांडाल के पास जाती है। चांडाल की जय हो, चांडाल हमेशा अमर रहे, चांडाल की जय हो, चांडाल हमेशा अमर रहे। बेगमपुर नाम का एक गांव था जिसका रेलवे फाटक काफी भूतिया था। उस गांव के कुछ लोग उस फाटक पर आने से बहुत कतराया करते थे। वहां अक्सर सुनसान ही रहता था, लेकिन अनजान लोग वहां नॉर्मल आया जाया करते थे और गायब भी हो जाया करते थे। ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। सुबह का साफ मौसम था। लोग नॉर्मल जिंदगी की तरह उस फाटक से गुजर रहे थे। शीला भी अपने पति के साथ फाटक को पार कर रही थी। अजी जल्दी चलिए, नानी माँ ने हमें बुलाया है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे चल तो रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे हैं, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। अब क्या रॉकेट की तरह उड़कर जाएं, गांव है ये। अरे जल्दी जल्दी फाटक पार करो वरना ट्रेन आ जाएगी और फाटक बंद।
अरे हद हो गई तुम्हारी तो, एक बार कह दिया है फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें। दोनों फाटक पार करने ही वाले होते हैं, इतने में फाटक बंद हो जाता है। ट्रेन बड़ी तेजी से उनके सामने से निकलती है। इतनी देर से बोल रही हूँ ट्रेन आ जाएगी, लेकिन सुनना ही नहीं है। हो गया ना फाटक बंद। अरे तुम्हारा बस चले तो हमें ट्रेन के आगे ही कुदा दोगी। चलो अब ट्रेन गई। वो दोनों जैसे ही फाटक को पार करते हैं कि वहां 2-3 भूत चुड़ैल आकर उन्हें गायब कर देते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। कुछ देर बाद 2-3 लोग स्कूटर बाइक लेकर उस फाटक को पार करते हैं तो वो भी अचानक से गायब हो जाते हैं। शाम को एक बच्ची अपनी माँ के साथ आइसक्रीम खाते हुए जा रही थी और वो दोनों भी अचानक गायब हो जाते हैं। तो उस बच्ची का पिता सुनील कहता है, अरे मेरी बच्ची शिल्पा, आरोही कहाँ गए? ये दोनों अभी थे, आइसक्रीम खा रहे थे। शिल्पा, शिल्पा कहाँ हो तुम? आरोही बेटा, देखो अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे छुपन छुपाई मत खेलो। वैसे भी ये रेलवे फाटक अच्छा नहीं है। हे भगवान, ये तो मुझे दिख नहीं रहे, कहीं ये तो गायब नहीं हो गए। अब मैं क्या करूं? कहां ढूंढूं अपनी बीवी और बच्चे को? अरे! सुनील अपनी बीवी और बच्चे को आवाज लगाकर ढूंढ रहा था और अचानक से वो भी गायब हो गया। इस रहस्यमयी रेलवे फाटक का अजीब मंजर यूं ही दिन पर दिन लोगों को अचानक से गायब कर रहा था और इस बात की किसी को भी ज्यादातर खबर नहीं थी। शाम हो जाती है। ट्रेन में उस रेलवे फाटक से ही गुजरती अचानक से सुनसान जगह पर शोर होने लगता है। भूत और चुड़ैल अपनी टोली में मशाल लिए चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, चलो चलो सब जल्दी से आओ, आज हमारी पार्टी है। ऐसी पार्टी तो किसी ने नहीं देखी होगी। आज तो बहुत शिकार किया है। बजेंगे ढोल, बजेंगे तासे, खाएंगे दबाकर इंसानी बिरयानी। फीके हो गए कब के हमारे बताशे। अरे वाह वाह, क्या गजब का फरमाया तूने। अरे वाह वाह, क्या गजब का फरमाया तूने। अरे अब तुम लोग कितना बातें करोगे, चलो अब मैं अपने शिकार को लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, किस बात की देर है? वो रहे हमारे पलटन के साथ हमारे शिकार। जैसे ही रघु इशारा करता है तो सामने से कुछ भूत और चुड़ैल एक हाथ में मशाल लिए और उन लोगों को बंदी बनाकर घसीटते हुए लाते हैं जहां फाटक के पास एक जगह आग जल रही थी और वो भूत और चुड़ैल उन शिकारी को वहां बिठाकर उनके आसपास चक्कर लगाकर नाचने लगते हैं। चलो आज आदिवासियों की तरह नाचते हैं, क्योंकि पार्टी भी वही है और खाना भी वही है। जिंगालाला हो जिंगालाला हो। चलो जश्न शुरू किया जाए। तभी एक औरत शोर मचाती है। रोहिणी उसे देखकर मुंह से टेप हटाकर कहती है, क्या है, क्यों शोर मचा रही? चुपचाप बैठ जा। चुड़ैल ये क्या कर रहे हो? हमें ऐसे बंदी क्यों बनाया है? छोड़ दो हमें, जाने दो हमें अपने घर। अच्छा, तुम लोगों को भी अपने घर में सुकून से रहना बड़ा पसंद है, लेकिन हमें तो ये सुकून तुम लोगों ने नहीं दिया। देखो, तुम्हारा दुश्मन चाहे कोई भी रहा हो, हमसे अपनी दुश्मनी मत निकालो। बहुत बकवास सुन ली तुम लोगों की, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। बहुत बकवास सुन ली तुम लोगों की, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। तभी वो सारे भूत और चुड़ैल उन सभी लोगों को मार देते हैं तो कुछ लोगों को खा जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। वाह वाह, क्या जश्न था। ऐसे ही लोगों से अपना बदला लेकर जश्न मनाया करेंगे। इन लोगों ने चैन से हमें जीने नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद हम जरूर चैन से जिएंगे। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई। ऐसे ही वो भूत और चुड़ैल उसी फाटक पर अक्सर दिन में लोगों को गायब किया करते थे और रात को उन्हें मारने के बाद उन्हें खाकर जश्न मनाया करते थे। गांव के अंदर आने वाले और उस फाटक को पार करने वाले धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जिससे गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं और अगली सुबह फाटक पर कुछ हड्डियां और मांस के टुकड़े देखते हैं, जिसे देखकर उनका दिल दहल उठता है और मुखिया के कानों तक गांव के लोग इस बात को पहुंचा देते हैं। तो वो कहता है, अरे ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, पर आखिर ये सब कौन कर रहा है? किसी इंसान का काम तो नहीं लगता। मुखिया जी, मेरी बहन अपने पति के साथ आने वाली थी, वो भी गायब है। कहीं उसके साथ भी उस रेलवे फाटक पर ही तो हादसा नहीं हो गया? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? कहीं धीरे धीरे ये गांव उसमें ना बदल जाए। किसमें? झूले वाले पार्क में? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, अरे वो जहाँ सुनसान हो जाता है सब कुछ। अच्छा,
लोटस टेम्पल उसमें बदल जाएगा? अरे मुखिया जी, आप पागल हो क्या? जहाँ लोग मर जाते और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, शमशान घाट। हाँ, वही। तुम चिंता मत करो, मैं तांत्रिक बाबा से बात करता हूँ। अब वो इस गांव को बचा सकते हैं। ये कहकर मुखिया तांत्रिक को उस रेलवे फाटक पर हो रही अनहोनी के बारे में सब कुछ बताता है। तभी वो तांत्रिक उस रेलवे फाटक पर जाकर कुछ आंख बंद करके विधि करता है, जिससे वो भूत और चुड़ैल उसकी बंदिश में आकर कहते हैं, तो कौड़ी का तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर ये टोटके आजमाने की? इन सब से तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तू अब नहीं बचेगा। हाँ बुड्ढे, अब तो गया। ये कहते ही वो सभी भूत और चुड़ैल उसके बंधन से आजाद होकर तांत्रिक पर हमला करते हैं। लेकिन तांत्रिक अपने दिव्य शक्ति के त्रिशूल से कुछ भूत और चुड़ैलों को वहीं मार डालता है। तभी भूतिया रघु की ओर त्रिशूल करके कहता है, देख, तुझे खत्म करने में एक क्षण भर भी नहीं लगेगा। जल्दी बता, तूने और तेरे भूतों की टोली ने ये सब क्यों किया है? क्यों आखिर रेलवे फाटक पर कब्जा कर रखा है? क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। सुनना चाहता है सब कुछ? कुछ महीने पहले हम सब एक साथ इस रेलवे फाटक के पास में झुग्गी बनाकर रहते थे। हमारे पास न कोई काम था, न खाने पीने के लिए कोई राशन, लेकिन बहुत दूर से इस रेलवे फाटक पर एक ट्रेन आती थी, जिसमें ढेर सारा गांव के लिए राशन और पौष्टिक आहार था। उसे लेने के लिए हमने रेलवे फाटक पर ट्रेन को चालाकी से रुकवाया। अक्कू, रघु, ट्रेन आने वाली है, चलो जल्दी से। नाटक करना शुरू करो, इतने में हम सब बाकी लोग इस डिब्बे में से राशन को चोरी कर लेंगे। चल, आज मैं एक्टिंग करती हूँ। पेट पालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। आती ट्रेन को देखकर रघु ट्रेन पटरी पर दिल के दौरे की एक्टिंग करने लगता है और रोहिणी आंसू बहाकर कहती है, अरे कोई रोको, ट्रेन यहाँ आगे मत आना। देखो मेरे पति को क्या हो गया है, कोई बचाओ, कोई मदद करो। लाल दुपट्टा दिखाकर रोहिणी चालाकी से ट्रेन को रुकवा देती है और बाकी के लोग ट्रेन से राशन उतार देते हैं। इतने में टीटी उन्हें हटने के लिए कहता है। ना मानने पर वो उन्हें उपचार करवाने के कुछ पैसे देता है। इतने में उसके साथ के लोग ट्रेन के डिब्बे से राशन चोरी कर लेते हैं और ये उनका हमेशा का था। पर ज्यादा दिन तक ये सब नहीं कर पाते और ये बात गांव के मुखिया और लोगों को पता चल जाती है। फिर वो इन लोगों को फाटक पर ही बंदी बनाकर कहते हैं, यह तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी सजा अब तुम्हें मिलकर रहेगी। गांव वाले, जला दो इन्हें। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले उन्हें जला देते हैं, जिसके बाद वो भूत और चुड़ैल बनकर रेलवे फाटक पर कब्जा कर लेते हैं और लोगों को सताने लगते हैं। अब पता चला तुझे हम सब ये क्यों कर रहे हैं? बुड्ढे, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि उस मुखिया ने हमें गांव में भी पनाह नहीं दी थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तुम लोगों के साथ कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा गलत है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। ये कहकर तांत्रिक उसी फाटक पर पहले रघु को त्रिशूल से मार देता है, फिर बाकी भूत और चुड़ैलों को भी, जिसके बाद एक एक करके उनका खात्मा हो जाता है और हमेशा के लिए वो फाटक और गांव वाले सुरक्षित हो जाते हैं।